नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं रश्क कुमारी। क्या आज के मौजूदा दौर में आरक्षण सियासतदानों की सियासी पहचान है? ये हम नहीं कह रहे, ये बात तो जाहिर ही हो रही है प्रदेश में छिड़े ओबीसी संग्राम से। आरक्षण, जी हां, आरक्षण ये वो शब्द है जो कल तक नौकरी पढ़ाई तक में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता था, लेकिन यही आरक्षण इन दिनों सियासी गलियारों में भी छाया हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का आदेश दिया है और इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना भी जारी किए जाने की बात कही है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना ही आरक्षण नहीं मिले और इसलिए अभी सिर्फ SC ST आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो चली है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिव्यू पिटीशन लगाने की बात करते हुए की है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर है। तो आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर सुप्रीम सियासत पर। वैसे तो हर दल के लिए एक एक वोट बेहद कीमती होता है और अगर ये वोट लाखों की तादाद में हो तो उसका कहना ही क्या है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 सालों से चले आ रहे ओबीसी आरक्षण की रार पर, जिससे न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में सियासी भूचाल जिसने लाकर रख दिया हो। और इसी भूचाल की आंच हमने उत्तर प्रदेश चुनाव और नीट काउंसलिंग से लेकर MPPSC के रिजल्ट में भी इसका धुआं धू कर आज भी उठा, जो हम उठते हुए इसको देख रहे हैं। यह विवाद कोर्ट कचहरी के दाव पेच में कुछ इस तरह से फंसा है कि वो कई सालों तक कोर्ट और सियासत का केंद्र बिंदु बना रहा और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ऐसा सियासी पावर सेंटर बनकर उभरा है कि इस पर बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेती खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आदेश पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जातिगत वोटर्स को ऐसा गुलदस्ता तैयार करने में लगे हैं कि जिसके जरिए चुनाव में 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य पा सके। लक्ष्य को पाने के फेर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आदिवासी वोटों की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इधर बीजेपी कभी हार्डकोर हिंदुत्व को चुनावी मुद्दा बनाने पर विचार कर रही है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण होते हैं हावी। यूपी की सीमा से सटे इलाकों में जातीय समीकरण देखने को मिलते हैं। राज्य की राजनीति मुख्य तौर पर 4 अंचलों में बटी हुई है। ग्वालियर, चंबल और विंध्य का इलाका ऐसा है जहां जातीय एकजुटता देखने को मिलती है। उच्च वर्ग में ठाकुर ब्राह्मण की जाति है, जबकि आरक्षित वर्ग में जाटव, गैर जाटव, अनुसूचित जाति वर्ग उम्मीदवारों की जाति के हिसाब से एकजुट होता है। आदिवासी निमाड़, मालवा और महाकौशल इलाके में आदिवासी वर्ग के चुनावी एकजुटता भील, भिलाला, गोंड आदिवासियों में बटी हुई होती है। राज्य में 20% से अधिक आदिवासी वोटर हैं। अनुसूचित जाति वर्ग 16% है। राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए 47, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। लिहाजा जातीय समीकरण सरकार बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि सरकार ने जो आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया है वो सही नहीं है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। मैं विगत कई वर्षों से ये कहते आया हूं कि सरकारें और पक्ष विपक्ष सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ओबीसी के लिए सिर्फ बातें करते हैं, ओबीसी को देना कुछ नहीं चाहते हैं। ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 53% के लगभग है। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रिव्यू पिटीशन दायर करने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ओबीसी वर्ग के साथ धोखा करने का प्रयास कर रही थी, वो अपने षड्यंत्र में सफल भी हो गई है। पंचायत का चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ हमने ट्रिपल टेस्ट की
मर्यादाओं का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, ये बात की थी। अब पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगे। देखिए, न्यायपालिका के निर्णय को तो शुक्रधार्य करना पड़ता है, पर इस निर्णय से मैं खुश नहीं, क्योंकि एक पिछड़े वर्ग के साथ न्याय जरूरी है। पार्टी हमेशा चुनाव में विश्वास करती है, चुनावी जनप्रतिनिधियों में विश्वास करती है, और हमारा पार्टी का लक्ष्य बड़ा साफ है कि हर वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए काम। बगैर ओबीसी के चुनाव के बारे में सरकार सोच नहीं सकती है। कांग्रेस के षड्यंत्र, कांग्रेस लगातार इस प्रकार के माहौल बनाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगी। क्या आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की नीति में नहीं है? क्या आरक्षण भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का समाप्त करना चाहती है? देखिए, ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ लगातार पिछले 20 सालों से ये सरकार धोखा कर रही है। जब भी पिछड़ों की बात आती है, शिवराज सिंह सरकार एक नया फार्मूला लेकर आ जाती। बहरहाल इसको लेकर सियासत का सिलसिला जारी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ओबीसी आरक्षण की पिक्चर अभी बाकी है, और इस आरक्षण के मुद्दे के बाद देखना ये भी अहम होगा कि कौन सी पार्टी जातिगत वोटर्स को साधने में कामयाब हो पाती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इस बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवाते हैं। संयोजक हैं बीजेपी व्यावसायिक प्रकोष्ठ से विकास बोंदिया जी। बोंदिया जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी रमाकांत जी, बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मौजूद हैं ओबीसी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर जी, आपका भी बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी। और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ सैयद जाफर, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, जिनसे भी हम जानेंगे कि आखिर तमाम चीजें किस तरह से इन चीजों को वो देखते हैं। विकास बोंदिया जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख कर रही हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। सरकार ओबीसी मसले पर कोर्ट में सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाई और सरकारी वकील से ही चूक हो गई। लगता है बोंदिया जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है। जितेंद्र जी, आपका रुख कर रही हूँ। आपको तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है सरकार पर हमला करने का, खुश तो बहुत हैं आप। देखिए, सबसे पहली चीज तो आरक्षण को लेकर के अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही, जब जब आरक्षण को खत्म करने का घिनौना षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप ये देखिए, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी जब हमने 14% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था। आज जब 27% आरक्षण देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट का माहौल पैदा हो गया और लगातार ये कहते रहे कि ये संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। आखिर हमारी सरकार गिर गई। 27% आरक्षण जो हम देके गए थे उसको लेकर के आप ये देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 27% आरक्षण देने की दिशा में काम जो हुआ है उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, मुख्यमंत्री उस पर पैनल खड़ा नहीं कर पाए एडवोकेट्स का। इसके बाद जब सदन चल रहा था, आपको याद होगा विधानसभा का, जब कांग्रेस लगातार कहती रही कि इस निर्णय के विरोध में आप संकल्प पत्र लाइए, संकल्प पत्र लाने से आपको मध्य प्रदेश में आरक्षण की राह आसान होगी, संकल्प पत्र नहीं आया। 5वें दिन जब कमलनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि अगर सरकार संकल्प पत्र नहीं लाएगी तो विपक्ष संकल्प पत्र लाएगा, लेकिन कैसे भी करके ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि गेंद कांग्रेस के पाले में चली गई। ये राजनीतिक जो इनकी सोच थी वो देखिए, इन्होंने 35% के साथ आगे काम करना शुरू किया और वही हुआ जिसका हमें अंदेशा था कि ये वकीलों का पैनल खड़ा नहीं कर पाए, ये अपना पक्ष नहीं रख पाए। और जब न्यायालय ने कहा कि आज
24 घंटे के अंदर आज की तारीख में आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। जितेंद्र जी, कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और आप सवालिया निशान गवर्नमेंट पर लगा रहे हैं? मेरा ये कहना है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, आपने देखा था मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे और हम बिना आरक्षण के नहीं जाएंगे, कोर्ट में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी सरकार। आज क्या हुआ? कहां गया वो पक्ष? कहां गया आपका वकीलों का पैनल? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब जाकर के आनंद फानंद में अनेक विसंगतियों के साथ अपना पक्ष रख दिया। फैसला वही था जो सरकार के मंसूबे थे, सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। आरक्षण नहीं दिलाना था, उसकी वजह से अब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। एक और भ्रमित करने वाला बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहा है कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। कोई एक मजिस्ट्रेट, एक न्यायालय, एक मजिस्ट्रेट की अदालत में फैसला होता है तो रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। रिव्यू पिटीशन में कैसे जाएंगे जब 3 जजों की पीठ ने फैसला दिया, संवैधानिक पीठ ने? तो मेरा ये कहना है कि हाँ, आप आवेदन कर सकते, लेकिन जहां से फैसला आया उसी के खिलाफ अगर रिव्यू पिटीशन कैसे स्वीकार होगी मुझे समझ नहीं आता। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आरक्षण का खेल खत्म हो गया। तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण या ओबीसी वर्ग की हितैषी तो है ना जी। तो आप लोग इतने हितैषी हैं तो आप लोग क्यों नहीं मतलब आवेदन कर देते, ऐसी कोई रिव्यू पिटीशन डाल देते हैं? इससे जग जाहिर हो जाएगा कि कौन कितना हितैषी है। 27%, 35% आरक्षण तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे पुरजोर तरीके से लगी हुई हैं कि हम हितैषी हैं, लेकिन जो ओबीसी वर्ग है वो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से छला हुआ महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर रश्क भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग की पीठ पे छुरा मारा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते वो उसके साथ न्याय नहीं कर सके। हमने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, हमने ये कहा है कि अगर सरकार इसमें संशोधन लाती है और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का नया कानूनी प्रावधान बनाती है तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन करने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सरकार फेल हुई है, सरकार या तो फेल हुई है या सरकार की साजिश का शिकार ओबीसी वर्ग हो गया। ठीक है, कौन किसकी साजिश का शिकार हुआ है इसका भी पता चल जाएगा। रमाकांत जी, आपसे तो मेरा सवाल यह है कि पंजाब असेंबली में तो खालिस्तान का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठ रहा है। अब जिस तरह से आरक्षण की रार अब जिस तरह से छिड़ गई है, तो क्या ये ओबीसी की आग को आप लोग और ज्यादा भड़काएंगे? देखिए गौरी जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार है। अभी मैं जैसे ही स्टार्ट हुई ये डिबेट उसके पहले कुछ चल रहा था टीवी स्क्रीन पे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, ये सब घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। ये सभी को पता है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियों की स्थायी सरकारें रही हैं, लंबे समय तक रही हैं। दोनों पार्टियों ने कभी भी इस बात के लिए स्थायी कानून नहीं बनाया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। तो अगर ये स्थायी कानून बना देते तो ओबीसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता। ये दोनों नहीं चाहते थे कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। दूसरा ये कि मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश भी थी 1979 में, ओबीसी को 27% होना चाहिए, उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया। और इन्होंने शुरुआत से ही, बीजेपी ने कोर्ट में अपने वकील सही तरीके से नहीं भेजे ही नहीं। और ये तो इसमें अखबार में भी आज छपा है, सबने देख भी लिया है कि सरकार की रिपोर्ट अधूरी होने के कारण प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मनसा साफ है, ओबीसी का प्रतिनिधित्व ये दोनों पार्टियां नहीं देखना चाहती हैं। ये दोनों पार्टियां रिजर्वेशन खत्म करना चाहती हैं, नौकरी किसी को देना नहीं चाहती हैं, चुनाव में ओबीसी को आगे आने नहीं देना चाहती हैं। लोकेंद्र जी, क्या वाकई में ऐसा है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां ओबीसी को किसी भी तरह से, ओबीसी वर्ग को आगे आता हुआ नहीं देखना चाहती हैं, जिसका खामियाजा समूचे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को झेलना पड़ रहा है? और जिस तरह से अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा उन कैंडिडेट्स को नुकसान होगा जो लंबे वक्त से यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तरीके से दोनों पार्टियां जो घड़ियालू आंसू बहा रही हैं कि ओबीसी के साथ ये होना चाहिए, ओबीसी के साथ ये होना चाहिए, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कोई नहीं करना चाहता। सिर्फ
राजनीतिक रोटियां सेककर ओबीसी का वोट लेना चाहते हैं, ओबीसी के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश का ओबीसी अब जाग गया है। अब हम ये समझ गए हैं कि इनके बस में कुछ नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो है उग्र आंदोलन का। अब जल्दी से ही हमारी पूरी मध्य प्रदेश की कमेटी बैठेगी और मध्य प्रदेश के सभी ओबीसी नेताओं को साथ कर भोपाल के लिए कूच किया जाएगा। भोपाल में एक उग्र आंदोलन होगा, स्थायी आंदोलन होगा और लंबा आंदोलन होगा। जब तक ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि हमने देख लिया, जैसे कि अभी मीडिया पे मैं देख रहा था, शिवराज जी कह रहे थे कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। यदि आप रिव्यू पिटीशन में आपको जाना होता तो मध्य प्रदेश में जो 54% ओबीसी की जनसंख्या है, आप उसको 48% नहीं दिखाते। यदि आप सच में ओबीसी हितैषी होते तो इससे पहले भी आपके सरकार में जब ये विषय आया था तो आप 4 बार सुप्रीम कोर्ट में जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आप वही शिवराज सिंह चौहान हो जब मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने ओबीसी को 27% लागू किया था। जब भोपाल स्टेशन पे आए तो उन पर सबसे पहले पत्थर फेंकने वाले शिवराज सिंह चौहान जी थे। तो हम जानते हैं कि आपकी मंशा कितनी है और करना कितना चाहते हो, हम सब चीजें। वहीं आप बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस के समय भी जब ये 27% राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब उन्होंने घोषणा करी थी, जब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उनका वकील तक खड़ा नहीं हुआ, उनको अच्छे से पैरवी तक नहीं की उन्होंने। उसके बाद जब ये मामला, दूसरा एक और विषय आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस सरकार के समय एक बड़ा आदेश आया था जो ओबीसी SC/ST के बड़े खिलाफ था। उसमें एक आदेश था कि सबसे पहले जो 2013 के हिसाब से जो भी PSC या किसी में भी जो मेरिट लिस्ट बनती थी, उसमें सबसे पहले अनरिजर्व की लिस्ट बनती थी, उसमें SC/ST OBC को भी समाहित किया जाता था। उसके बाद SC/ST OBC की लिस्ट बनती थी, जिससे हमारे OBC SC/ST के जो लोग बचे हुए थे उनको आगे आने का मौका मिलता था। लेकिन कांग्रेस सरकार में एक ऐसा आदेश हुआ जिसमें इन्होंने ऐसा कर दिया कि सबसे पहले OBC SC/ST की लिस्ट बनेगी, मतलब 49% में आप सब शामिल हो जाओगे, बचे जो लोग हैं उनके लिए 50% आपने रिजर्वेशन कर दिया। तो ये बातें बहुत करते हैं लोग, लेकिन हकीकत में कोई नहीं करते। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है आंदोलन का। अब हम आंदोलन की राह चुनेंगे और अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। ठीक है, आंदोलन की राह चुनेंगे।